Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss about an electric dipole kept in a electric field. एक डाइपोल है हमारे पास, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। ओके, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और अब हम इसको दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जाएंगे तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले हम इसमें स्टडी करते हैं टॉर्क। टॉर्क को हम हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण, ठीक है। तो टॉर्क याद रखिए, बल आघूर्ण को बोला जाता है। टॉर्क का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। देयर इज अ रिजिड बॉडी, हमारे पास एक बॉडी है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई किया लाइक दिस, इस डायरेक्शन में। तो जब हम इस डायरेक्शन पर इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी और ये अब यहाँ है, ठीक। अगर हमने इस पर ऐसे फोर्स लगाते इस डायरेक्शन में तो ये बॉडी यहाँ आ जाती, तो अब ये यहाँ है, ठीक। तो ये जो मैं इसके सेंटर ऑफ मास पर मैं फोर्स लगाता हूँ, तो सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाने पर ये बॉडी पूरी की पूरी ट्रांसलेट हो जाती है दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन। दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरित गति बोलते हैं इसको, ठीक। हमको इस गति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको जिस मोशन में इंटरेस्ट है उसको ज़रा समझने की कोशिश करिए। ओके, there is a point mass. I am applying force this direction. So this mass move to this direction like this. तो हमारे पास m मास का एक पार्टिकल है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो ये इधर चला जाएगा। दिस इज लीनियर मोशन, यानी कि रेखीय गति। इसको कौन सा मोशन कहेंगे, रेखीय गति, ठीक। एक दूसरी तरह का मोशन होता है, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। देयर इज अ व्हील, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, आई एम अप्लाइंग फोर्स। मैंने इस पर फोर्स लगाया और ये इस तरह से रोटेट होना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो इस व्हील का जो मोशन है, इसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन, यानी कि घूर्णन गति, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन कब करती है, इसकी क्या कंडीशन है कि वो बॉडी रोटेशनल मोशन कब करेगी और कब नहीं करेगी, कब लीनियर मोशन होगा, कब रोटेशनल मोशन होगा, ये हमको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, तभी जाके आपको ये जो हम आज का टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं रोटेशनल मोशन कराने के लिए मैं आपको एक फोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे चलाना है लाइन में, तो मैं इस पर फोर्स अप्लाई लगाऊंगा, कांटेक्ट बनाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो ये ऐसे जाएगा लाइन में, ठीक है। ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कांटेक्ट बनाया, इस डायरेक्शन में गया, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा ये ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, इसका लीनियर मोशन। बट जब हम किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहते हैं, रोटेशनल मोशन क्रिएट करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, तो अब जो हम फोर्स लगाएंगे उस फोर्स का नाम लीनियर फोर्स नहीं होगा, टॉर्क होगा। तो टॉर्क किस तरह से बनता है, तो उसके लिए देखिए, ये हमारे पास एक बॉडी है, देयर इज ए रॉड, ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक। मैंने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस पर F = 10 न्यूटन, ओके। इस पॉइंट पर भी मैंने फोर्स लगाया, F = 10 न्यूटन। तो दो फोर्स है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास का मोशन दिस डायरेक्शन। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि द्रव्यमान केंद्र होगा, वो इस दिशा में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो ये रोटेशन मोशन नहीं है, रोटेशन मोशन नहीं है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। अब दूसरा तरीका देखिए, अब मैंने फोर्स का क्या किया, फोर्स मैंने इस तरह से लगाया, एक फोर्स मैंने इधर लगाया, एक फोर्स मैंने इधर लगाया, ठीक। अब भी फोर्स की क्वांटिटी 10 न्यूटन, इधर भी फोर्स की क्वांटिटी कितनी है, 10 न्यूटन। तो अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, तो आंसर है कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स एक ही लाइन पर लग रहे हैं, एक ही लाइन पर ही लग रहे हैं, तो ये बॉडी में कोई मोशन नहीं होगा, कोई गति नहीं होगा, ठीक। और तीसरा तरीका देखिए, अब मान लीजिए मैंने फोर्स
इस पर इस तरह से लगाया, लाइक दिस, इधर की तरफ फोर्स लगाया और एक इधर की तरफ फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इधर फोर्स लगाया 10 न्यूटन। तो अब क्या होगा, तो अब आंसर है ये वाला फोर्स इसको इधर ले जाना चाहता है, ये वाला फोर्स इसको इधर ले जाना चाहता है। तो आप समझ रहे हैं, तो अब ये बॉडी ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, बल्कि अपने सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देगी, लाइक दिस। दिस इज अ रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन कराने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो आंसर है 2 फोर्स होने चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो फोर्स है इनके मैग्नीट्यूड कैसे होने चाहिए, सेम। यदि आप इधर 10 न्यूटन का लगा रहे हैं तो आपको इधर भी कितने न्यूटन का लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन का लगाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी सिचुएशन, अपोजिट लगाना पड़ेगा। अगर आपने इधर फोर्स लगाया है तो अगला फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाएंगे। तो पहली कंडीशन याद रखिए, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में लगने चाहिए, ठीक है। एक तीसरी बड़ी स्पेशल कंडीशन याद रखिए, देखिए ये फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स की एक्शन लाइन कौन सी है, ये वाली क्रिया रेखा, इस फोर्स की क्रिया रेखा ये है। तो अब देखिए दोनों फोर्स की क्रिया रेखाओं पर, यानी कि एक्शन लाइन पर, एक्शन लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के कैसे हैं, 90 डिग्री है, ठीक है। तो फोर्स के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, तब जाके इस बॉडी में कौन सा मोशन क्रिएट होता है, रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स बन रहे हैं, एक फोर्स इधर बन रहा है, एक फोर्स इधर बन रहा है, इसको हम बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इस पर क्या बन रहा है, क्योंकि फोर्स के पेयर है, यहाँ पर एक फोर्स नहीं है, 2 फोर्स है, एक फोर्स ये है एक फोर्स ये है, तो फोर्स के जोड़े बन गए, दिस इज अ कपल ऑफ फोर्स, बलयुग्म है, ठीक है। तो जब किसी बॉडी पर बलयुग्म कार्य करता है, या इसी का दूसरा नाम हम लोगों ने रखा है बल आघूर्ण, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो जब इस पर टॉर्क लगता है तो ये बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देती है, रोटेट होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब इस रोटेशनल मोशन में हम लोग क्या करते हैं, इस टॉर्क को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो टॉर्क को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखिए ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको नाम दे दिया F1, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको नाम दे दिया F2। तो ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए R1 है और इस लोकेशन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, R2 है, ठीक है। तो मैं इस फोर्स का मूवमेंट निकालना चाहता हूँ, मूवमेंट ऑफ F1, यानी कि F1 का आघूर्ण किस तरह से निकालते हैं, F1 मल्टीप्लाई R1, ठीक है। अब मैंने किसका आघूर्ण निकाला, F2 का, यानी कि मूवमेंट ऑफ F2, तो F2 मल्टीप्लाई R2, ठीक है। इसी बॉडी पर ये दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि मैं नेट फोर्स निकालना चाहता हूँ, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स के लिए मैं क्या करूँगा, इनको ऐड कर दूंगा। तो ये क्या आ गया, नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स आ गया, ठीक ठीक, ये नेट फोर्स है। अब इसमें नेट फोर्स में अब आप क्या देख रहे हैं कि ये F1 ये F2 दोनों की क्वांटिटी कैसी रखी है, हमने सेम रखी है। तो हम दोनों को मान लीजिए F मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, F। तो इसमें से क्या कॉमन निकल आया, F कॉमन निकल आया, अंदर कितना बचा, R1 प्लस R2। अगर मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो, R हो, तो ये जो R है यहाँ से यहाँ तक का, तो इस जगह से यहाँ तक का डिस्टेंस R1, इस जगह से यहाँ तक का डिस्टेंस R2, तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, R। तो इसको हम क्या बोलेंगे, R। तो ये जो फॉर्मूला बनता है इसको हम बोलते हैं टॉर्क, यानी कि बल आघूर्ण। तो ये फॉर्मूला अब हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, बल आघूर्ण का, तो इसे याद रखिए, ठीक है। बिना टॉर्क लगाए आप किसी बॉडी को नहीं घुमा सकते। और टॉर्क का ही मतलब क्या है, आपके पास फोर्स कैसे लगने चाहिए, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, और दोनों फोर्स में रिक्वायरमेंट याद रखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, यानी कि उनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ओके, स्टार्ट करिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 2 तरह से हम देखते हैं। दिस इज अ वन इलेक्ट्रिक फील्ड, वन टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने नाम दिया यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब है? एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब ये है कि अगर हम चार्ज को यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी रखेंगे उस पर सब जगह इक्वल फोर्स लगेगा, कहीं भी फोर्स कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ये स्पेशलिटी किसकी होती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पेशलिटी होती है। अगर हमारे पास इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि असमान विद्युत क्षेत्र है। तो इसमें असमान का मतलब क्या है? अगर हम चार्ज को यहाँ रखें, यहाँ रखें, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ उस पर फोर्स कम लग रहा है, यहाँ उस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ लाइन यहाँ पर मोर है। तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो उस पर फोर्स कम लगेगा। यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ लाइन ज़्यादा है तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम अपनी डेरिवेशन के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अभी जो यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हाँ करो इधर ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस डायरेक्शन, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम करने वाले क्या है? हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, ठीक, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोगों ने उठाकर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। सो देयर इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू है। ठीक है, तो जब और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 है। ठीक, तो ये जो डाइपोल हम इसमें रखते हैं इस तरह से, ठीक है, हमने रख दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल पर फोर्स लगाता है। तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगता है, और प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो आंसर है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जबकि नेगेटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी होती है? अपोजिट। ठीक, ओके, तो इस चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, बट कितना लगेगा? तो आंसर है F इक्वल टू QE, और ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है दिस वे। ठीक, नेगेटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है F वेक्टर इक्वल टू माइनस QE वेक्टर। ठीक, अब इसमें एक चीज़ देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज की क्वांटिटी दोनों पर सेम है, और ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने के कारण फोर्स की क्वांटिटी भी कैसी होगी? सेम। तो ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों कैसे हैं? सेम है। तो इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना? तो आंसर है नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। तो हमने नेट फोर्स निकाला, नेट फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E वेक्टर इज। तो नेट फोर्स हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे तो देखिए क्या होगा? नेट फोर्स, ये वाला फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा है, प्लस ये वाला फोर्स नेगेटिव चार्ज पर लग रहा है, दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो अब इस पर नेट फोर्स 0 हो गया। तो यदि किसी बॉडी पर फोर्स लगता है, फोर्स लगने का मीनिंग क्या है? फोर्स लगने का मीनिंग है कि जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाया, ये बॉडी चलना स्टार्ट कर देती है, यानी कि इसमें गति आ जाती है, मोशन आ जाता है। बिना फोर्स लगाए ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने इसको इसमें रखा तो इस पर नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। तो नेट फोर्स 0 हो गया तो ये बॉडी नहीं चलती। ठीक है, नहीं चलती का मतलब क्या है? इस बॉडी के पास लीनियर मोशन नहीं है। कौन सा मोशन नहीं है? लीनियर मोशन नहीं है। डू नॉट हैव एनी लीनियर मोशन। तो ये किसी भी प्रकार का लीनियर मोशन नहीं कर सकती। बट इस डायरेक्शन पे इस पर फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन पे भी इस पर फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स की क्वांटिटी कैसी है? सेम है। और दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब एक फोर्स इधर लगे, एक फोर्स इधर लगे, दोनों फोर्स की क्वांटिटी सेम होती है, तो ये बॉडी ना इधर जाती है ना इधर जाती है, यानी कि लीनियर मोशन नहीं करती है। बट एक चीज जरूर हमने देखी, वो क्या चीज थी? कि ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देती है ये। तो जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है तो उस बॉडी का मोशन कैसा मोशन होता है? रोटेशनल मोशन होता है।
कौन सा मोशन होता है? रोटेशनल। तो अभी इस समय ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और सेम क्वांटिटी का फोर्स लग रहा है दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा? अपने सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमना प्रारंभ कर देगा। दिस इज अ कपल ऑफ फोर्स या टॉर्क, इसी को हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। क्या कहा जाता है? बल आघूर्ण। तो इस पर कितना टॉर्क बना ये हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। इसकी हम थोड़ी कैलकुलेशन करना चाहते हैं। ओके, ये चीज मैंने अभी जो बताई है इसको हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। जो अभी बताइए सेम थिंग, देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल है और अपोजिट है। एक्टिंग ऑन द डाइपोल हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम, एक डिस्टेंस पर है। ओके, इट मेक्स अ कपल ऑफ फोर्स विथ क्रिएट्स टॉर्क। तो ये कपल ऑफ फोर्स किसको कह रहे हैं? एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये कपल बन गए, ठीक है। और कपल ऑफ फोर्स का ही नाम हम लोगों ने क्या रखा है? टॉर्क, ठीक, टॉर्क। और उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? अभी मैंने आपको निकाला बताया था, कोई भी एक फोर्स और फोर्स के बीच की डिस्टेंस। कोई भी एक फोर्स और कोई भी एक फोर्स, ये फोर्स एक इधर लग रहा है, ये फोर्स एक इधर लग रहा है, तो इनमें से कोई भी एक फोर्स लीजिए, क्योंकि फोर्स तो दोनों सेम क्वांटिटी के हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस लेनी है वो डिस्टेंस कौन सी है? तो आंसर है, देखिए ध्यान से, ये फोर्स इधर लगा, ये फोर्स इधर लगा, तो दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन हमने खींची है वो वाली डिस्टेंस का हम फोर्स से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखिए ये फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो इसकी हमने एक्शन लाइन थोड़ी आगे बढ़ा ली इस तरह से, इसकी एक्शन लाइन इधर बढ़ा ली। अब इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ड्रॉ की। दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो ये एक लंबवत दूरी है दोनों फोर्सों के बीच की, ठीक। ओके, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। यानी कि बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक। तो दोनों में से कोई भी हम एक फोर्स ले लेते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स की क्वांटिटी तो सेम है, तो हमने फोर्स ले लिया QE मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। दोनों बलों के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी है? OB। ये दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी है? OB। तो ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। आंसर यही हो जाएगा यदि हमको OB का मान मिल जाए, ठीक है। तो दिस एंगल, इस एंगल को देखिए OBA, ठीक। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन दिस, यानी कि इधर निकाल लेते हैं, इन ट्रायंगल OAB में एंगल कितना बन रहा है? थीटा, ठीक। तो हमने इसमें साइन थीटा लगा दिया। क्या लगा दिया? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो हमारा है OB, कर्ण क्या है? AB, और AB की वैल्यू कितनी है? 2a, तो हमने डायरेक्ट रख दिया। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? OB अपॉन 2a। यहाँ से OB का मान निकाला तो ये आ गया OB का मान, ये इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया दिस। अब ये OB का मान उठाकर हम लोगों ने इस फॉर्मूले में रख दिया। तो जब ये OB का मान यहाँ पर रख देंगे तो अब हमारे पास ये तो सेम थिंग, उसके बाद OB के स्थान पर क्या आ गया? ये आ गया, ठीक। अब इसमें देखिए Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या होता है? P, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। इसको क्या कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? P। तो हमने क्या किया? Q इंटू 2a के स्थान पर क्या रख दिया? P। तो P रख देंगे तो अब हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? PE साइन थीटा। दिस इज अ टॉर्क ऑन डाइपोल कैप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे बल आघूर्ण का एक सूत्र आ गया, जबकि द्विध्रुव कहाँ रखा हो? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हो, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक। ओके, ठीक है। इसका हम वेक्टर रूप भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं
पी वेक्टर क्या है, पी क्या चीज़ है, डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों ही कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये हमको फॉर्मूला पता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो ए के स्थान पे तो क्या चल रहा है, पी, बी के स्थान पे क्या चल रहा है, ई, और साइन थीटा तो है ही। तो इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख दिया इसको, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है, ओके। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, टॉर्क का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक। अब देखिए, ये सिचुएशन में जब किसी बॉडी पर टॉर्क लगता है, तो टॉर्क लगता है तो वो उसके पास कौन सा मोशन होता है, तो आंसर है इट कैन हैव रोटेशनल मोशन। वो बॉडी कौन सा मोशन करेगी, ओनली रोटेशनल मोशन करेगी, ठीक है। फिर से वी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल कैप्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज एबल टू रोटेशनल मोशन, इट इज नॉट एबल टू लीनियर मोशन। तो जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लगते हैं तो वो केवल कौन सा मोशन करती है, रोटेशनल मोशन करती है, यानी कि घूर्णन गति करती है, लीनियर मोशन नहीं करती है, ठीक है। तो अभी इसके पास कौन सा मोशन है, तो आंसर है घूर्णन गति है, यानी कि इट कैन हैव रोटेशनल मोशन। तो ये जो डाइपोल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो हम क्या देखते हैं, इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देता है, लाइक दिस, ओके। अब इसमें अगली चीज़ सुनिए, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, आंसर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अगर इसी डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, असामान्य विद्युत क्षेत्र में रख दें, तो क्या होगा, ठीक। अब देखिए इधर, दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे जरा, इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने एक डाइपोल को रख दिया, ठीक है। हियर कंसंट्रेशन ऑफ लाइन इज मोर, हियर कंसंट्रेशन ऑफ लाइन लेस। तो यहाँ पर लाइन का कंसंट्रेशन कैसा है, कम है, और यहाँ पर लाइन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो आप भी समझते हैं कि यहाँ लाइन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इस चार्ज पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर फोर्स कैसा लगेगा, कम लगेगा। तो अब बताइए क्या ये लीनियर मोशन करेगा कि नहीं करेगा, तो आंसर है इधर फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो ये लीनियर मोशन करेगा। अगर ये लीनियर मोशन करेगा, रैखिक गति करेगा, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, तो अभी पहले ही बताया था, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगा ये उस डायरेक्शन में जाएगा। तो फोर्स यहाँ ज़्यादा है या यहाँ ज़्यादा है, तो आंसर है यहाँ ज़्यादा है, तो ये डाइपोल इस डायरेक्शन में जाता है। तो ये इसके पास कौन सा मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़, क्या ये रोटेशनल मोशन करेगा कि नहीं करेगा, सोचकर बताइए। तो आंसर है, हाँ कुछ लोग कह रहे हैं नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं है। तो आंसर है इसमें ये रोटेशनल मोशन भी करेगा। कैसे, देखिए इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन मान लीजिए, और इधर फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन, ठीक। रोटेशनल मोशन के लिए देखिए क्या जरूरी, रोटेशनल मोशन के लिए क्या जरूरी है, इधर भी कितना लगना चाहिए 7 न्यूटन इस डायरेक्शन में, इधर भी कितना लगना चाहिए 7 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अगर दोनों फोर्स की क्वांटिटी सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इनके एक बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होगा, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, ठीक है, वो तो है। क्यों है, क्योंकि ये जो फोर्स है एक ही लाइन पर नहीं है, एक ही पॉइंट पर नहीं लग रहा। जैसे मैंने बताया, एक फोर्स यहाँ लगा 7 न्यूटन, एक फोर्स यहाँ लगा 7 न्यूटन, तो ये एक ही लाइन पर लग रहा है। तो अगर एक ही लाइन पर लगेगा तो इनमें कोई मोशन नहीं होगा। बट इस सिचुएशन में एक फोर्स इधर लग रहा है, मान लीजिए 7 न्यूटन लग रहा है, और एक फोर्स इधर लग रहा है 7 न्यूटन, तो इनकी लाइन जॉइनिंग अलग अलग है और दोनों के बीच में एक लंबवत दूरी है। तो ये कौन सी गति करेगा, तो आंसर है ये घूर्णन गति करेगा, इसमें रोटेशन मोशन बनेगा, ठीक है, बनता है। 7 न्यूटन इधर लग रहा है, 7 न्यूटन इधर लग रहा है, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इस तरह से घूमना चाहेगा। बट यहां मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगता है, तो 10 न्यूटन में से 3 न्यूटन को मैं निकाल दूं तो इसके पास 7 न्यूटन बचा,
और इसके पास भी 7 न्यूटन है, तो ये 7 न्यूटन इस 7 न्यूटन के साथ मिलकर कौन सा मोशन बनाएगा? यस, रोटेशनल मोशन बनाएगा। बट 3 न्यूटन जो है वो कौन सा मोशन बनाएगा? तो लीनियर मोशन बनाएगा। तो इस समय जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो इस समय डाइपोल घूम भी रहा होगा और ऐसे जा भी रहा होगा, और ऐसे किस डायरेक्शन में जाएगा? जिस डायरेक्शन में लाइन ऑफ कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस डायरेक्शन में जाएगा, यहां फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये किसकी बात हो गई कि अगर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो डाइपोल के पास कौन कौन से तरह के मोशन हो सकते हैं? तो आंसर उसके पास रोटेशन मोशन भी होगा और लीनियर मोशन भी होगा। वो एक दिशा में जाएगा भी और जाते जाते घूमता भी रहेगा। तो इस तरह से जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा। ओके, अब इसमें अगली चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, उसको समझिए जरा। इक्विलिब्रियम बॉडी, संतुलित बॉडी किसको हम कहते हैं? ठीक है, देखिए कोई बॉडी मोशन में है, ये एक तरह का मोशन है, यानी कि रोटेशनल मोशन है, लाइक दिस। ठीक है, ये भी एक तरह का मोशन है, इसको क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। अगर सरल रेखा में चले तो लीनियर मोशन है, और अगर घूमे तो रोटेशनल मोशन है। ठीक, ओके। अब मान लीजिए मैं इस पंखे की बात कर रहा हूं, ये पंखा चल रहा है या खड़ा हुआ है? तो आप आंसर क्या देंगे? चल रहा है। तो चल रहा है तो चल के क्यों नहीं चला जाता? अगर चल रहा है तो चल के क्यों नहीं चला जाता? ठीक है, नहीं चल रहा तो फिर चल क्यों रहा है? तो इसका आंसर आप किस तरह से देंगे? इसका आंसर आप इस तरह से देंगे कि ये जो फैन है, ये जो फैन है इसके पास नेट फोर्स 0 है, और जब किसी बॉडी के पास नेट फोर्स 0 है फिर भी वो घूम चल रही है, तो किस तरह से चल रही है? रोटेशनल मोशन में, इस तरह से घूम रही है। तो ये बॉडी जो मोशन कर रही है वो कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन है। लेकिन अभी इसके पास लीनियर मोशन नहीं है, तो इस समय इस बॉडी को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्विलिब्रियम। इस बॉडी का अभी जो हम नाम देंगे उसको नाम क्या दिया? लीनियर इक्विलिब्रियम। अभी ये रैखिक संतुलन में है। कौन सी संतुलन में है? रैखिक संतुलन में है, क्योंकि इसके पास लीनियर मोशन नहीं है लेकिन रोटेशन मोशन है। ठीक, फिर से अब ये बॉडी इस तरह से जा रही है, ऐसे, तो मैं क्या कहूंगा? ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी लीनियर मोशन कर रही है लेकिन घूम नहीं रही है। ठीक है, तो यदि कोई बॉडी के पास एक मोशन होता है, जैसे अगर वो घूम रही है लेकिन सीधी रेखा में नहीं चल रही है, तो हम बोलेंगे कि ये जो इस बॉडी की जो सिचुएशन है वो कौन सी सिचुएशन है? कौन सी सिचुएशन में ये संतुलित है? तो आंसर रैखिक सिचुएशन में ये संतुलित है। और यदि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है लेकिन घूम नहीं रही है, तो इसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अगर बॉडी घूम भी रही है और स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो ये कोई इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोनों तरह के इसके पास क्या है? मोशन है। ठीक है, ओके। तो ये तो किसकी बात हो गई? इक्विलिब्रियम बॉडी की बात हो गई कि बॉडी इक्विलिब्रियम में हमको कब बोलना है। जैसे एक पंखा खड़ा है, ना वो चल रहा है ना वो सीधा चल के जा रहा है, तो इसका मतलब वो घूम भी नहीं रहा है और सीधा भी नहीं जा रहा है, तो ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम है। तो इसी क्या कहेंगे? परफेक्ट इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। अब इसमें जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो इसके हैं स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस इस तरह से हैं, इधर देखिए, ये जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पर है। ठीक, अब हमने क्या किया? इस एंगल को चेंज किया, इस एंगल को चेंज कर हमने इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इस समय कितना एंगल है? तो आंसर है इस समय एंगल होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो पहला केस हम स्टडी करने जा रहे हैं जब P वेक्टर अलॉन्ग है किसके? E वेक्टर, यानी कि डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की कैसी है? सेम है। तो सेम होगा तो इनके बीच एंगल कितना माना जाएगा? 0। ठीक, तो जब एंगल 0 होता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है टॉर्क का?
टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो थीटा के स्थान पर हम कितना रख देंगे 0, और साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो ये वैल्यू पूरी कितनी हो गई 0। तो इस समय टॉर्क कितना 0। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा होता है तो उस पर टॉर्क कितना होता है 0। ठीक है, ओके। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इस समय इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा तो ये मूव भी नहीं करेगा, राइट, खड़ा रहेगा। ठीक, ओके। दूसरी सिचुएशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है और अब हमने डाइपोल को ऐसे रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो क्या होना है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो टाउ फॉर्मूला क्या होता है पी साइन थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री रख दिया, और साइन 90 कितना होता है 1। ठीक है, और ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस समय कैलकुलेशन हमको क्या देती है, टाउ इक्वल टू पी। चूंकि ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है साइन 90, इसलिए टॉर्क भी कैसा होगा मैक्सिमम। तो दो सिचुएशन मैंने बताई, एक सिचुएशन में टॉर्क कितना होता है मिनिमम, और एक सिचुएशन में टॉर्क कितना होता है मैक्सिमम। ठीक, सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा। ओके, अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमने इसको घुमाकर ऐसे रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और डाइपोल की डायरेक्शन ये। तो P वेक्टर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल कितना हो जाएगा 180, और 180 हमने रखा अपने फॉर्मूले में P साइन थीटा। यहाँ 180 रखते हैं, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, वेरी गुड, 0। कितनी होती है 0। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते आप लोग, क्यों? हाँ, तो याद रखिए साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक, तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा 0। तो दो सिचुएशन में टॉर्क कितना होता है 0 होता है, दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन। और एक सिचुएशन में कैसा होता है मैक्सिमम होता है, और बाकी सब में वो बीच में ही होता होगा। ठीक, अब इसमें मैं जो आपको एक नई चीज बताना चाहता हूं, वो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि ये जो डाइपोल की संतुलन की स्थिति है, इक्विलिब्रियम की स्थिति है दो, ये वाली भी और ये वाली भी, क्योंकि इस समय फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, और फोर्स नहीं लग रहा है तो ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक, इसलिए फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक, ओके। तो दो तरह के इक्विलिब्रियम मिलते हैं, और अब इन दोनों इक्विलिब्रियम में से कौन सा सिचुएशन इक्विलिब्रियम होता है और कौन सा सिचुएशन इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, कौन सा स्थायी है कौन सा अस्थायी है, स्टेबिलिटी हमको देखनी है। ठीक है, कौन स्टेबल है और कौन स्टेबल नहीं है। तो अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं, उससे आप समझने की कोशिश करना। इधर देखिए, ये मैंने आपको एक सिचुएशन दी। ठीक है, इस बोतल की ये वर्टिकल सिचुएशन है, इस बोतल की ये ऊर्ध्वाधर स्थिति है। ठीक, मैंने इस वर्टिकल सिचुएशन से इसको डिस्टर्ब कर दिया। क्या कर दिया? डिस्टर्ब। ठीक है, डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्ब करने के लिए मैंने फोर्स लगाया, आई फोर्स ऑन दिस बॉडी, और मैंने फोर्स को हटा लिया। तो दो काम हो सकते हैं, ये गिर भी सकती है और वापस भी आ सकती है। ठीक है, ओके। तो मैंने ये फोर्स लगाया, ये गिर गई, वापस नहीं आई। ठीक, अब दूसरी सिचुएशन देखिए, ये भी एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में भी ये कैसा वर्टिकल है। ठीक है, अब मैंने इस पर फोर्स लगाया, वापस आ गई, फोर्स लगाया, वापस आ गई। तो ये भी ऊर्ध्वाधर सिचुएशन थी, ये भी ऊर्ध्वाधर सिचुएशन थी, दोनों ही वर्टिकल सिचुएशन थी, लेकिन एक सिचुएशन में वापस आता है और एक सिचुएशन में वापस नहीं आता है। तो जिसमें वापस आएगा वो स्टेबल है, और जिसमें वापस नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, इधर देखिए, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, दो सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं। जब P वेक्टर अलोंग E वेक्टर, तो याद रखिए जब P वेक्टर अलोंग E वेक्टर होता है तो इस स्टेबिलिटी में जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, यानी कि स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन।
ठीक है, किस तरह से होगा, ये डाइपोल की ये सिचुएशन थी, हमने इस सिचुएशन से तोड़ा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस सिचुएशन से हमने ऐसे रख दिया और छोड़ दिया। तो छोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये घूमकर वापस आ जाता है, वापस अपनी वही स्टेट पर आ जाता है। तो अगर फोर्स लगाया और छोड़ दिया तो वापस घूमकर उसी स्टेट पर आना क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थायी संतुलन। क्योंकि आप भी देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, माइनस क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, प्लस क्या करता है, सॉरी कुछ गलत बोल दिया, हाँ पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ खींचेगी और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो हम जब इसको ऐसे छोड़ते हैं तो इसने इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाया, प्लस से प्लस रिपेल हुआ और माइनस से प्लस अट्रैक्ट हुआ, तो ये घूमकर वापस आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में भी अभी एंगल कितना था 180, हमने उस एंगल से थोड़ा इसको डिस्टर्ब किया। तो जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो इस केस में क्या होगा, तो आपको पता है ये प्लस प्लस को रिपेल कर देगा तो इधर चला जाएगा, ये माइनस माइनस को रिपेल कर देगा तो इधर चला जाएगा। तो अब इस केस में जब डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, तो इस केस से हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो ये वापस नहीं आता, घूम जाता है। तो जो वापस नहीं आए फोर्स लगाने पर बल्कि घूम जाए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हिंदी में बोला जाता है अस्थाई संतुलन। और अस्थाई संतुलन किस सिचुएशन में होता है, जब पी वेक्टर अपोजिट होता है किसके, ई वेक्टर के, यानी कि विद्युत क्षेत्र और डाइपोल की डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट। तो कौन सा संतुलन होता है, अस्थाई संतुलन, याद रखिए। और जब विद्युत क्षेत्र और डाइपोल की डायरेक्शन सेम होती है तो कौन सा संतुलन होता है, स्थायी संतुलन होता है। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका देखेंगे, क्या देखेंगे कि डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाया हमने, तो फोर्स लगाने से इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आता है, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर कितना वर्क डन हम करते हैं उसको घुमाने में, वो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है।